बच्चों, कैसे हो आप सब। आज क्लास 12th के लास्ट लेक्चर में हम बात करते हैं सोल्यूशन का। लिए लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वांट हाफ फैक्टर और एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ गई, तो उसके लिए एक फैक्टर को आना पड़ा कि उस एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में जो उसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो वो सही सही बताएं। और इसमें हम बात करेंगे आई, जो कि वांट हाफ फैक्टर ही होता है, उसको हम आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल टू 1 या लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 कैसे हो सकता है आई, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले बात की थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एवलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं के वो इस लेक्चर्स का बेस है। तो अगर उन लेक्चर्स को आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गौरव राम गुप्ता और आपका चैनल सोशो केमिस्ट्री। वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से। अब आई स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो वांट हाफ फैक्टर से पहले हम कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, या बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। ये नहीं, हमें इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है वो सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है। अब इस पर नहीं डिपेंड करेंगी सॉल्यूट कैसा है, मोटा है, काला है, गोरा है, हाँ, इस पर नहीं डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं डिपेंड करेगी, अमाउंट पे डिपेंड करेगी। ठीक। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह की थी। पहला ये था, फिर डेल्टा टीबी था, फिर डेल्टा टीएफ, और फिर लास्ट में था ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर इसी को हम क्या कह सकते थे, पाई ही कहते थे। तो ये 4 तरह के हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे। अगर 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी तो इनकी जो सॉल्यूट जो इसमें प्रेजेंट रहता था वो हम बात करते थे मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 लीटर क्या लिया, H2 लिया, जो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। अब हमने इसमें कुछ अमाउंट क्या मिला दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉल्यूट ऐड करने पे हम ये देखते हैं कि इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, कैलकुलेटिव वैल्यू अगर हम टीबी से निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लगभग जो जैसे हम जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला, जैसे थोड़ा मिला दिए तो 105 हो गया, कि अब बॉयल जो होगा 105 पे होगा। और अगर हम इसको फ्रीज करना चाहे तो -5 डिग्री पे हो जाएगा। ये है सॉल्यूट। हम अभी तक सॉल्यूट कौन सा यूज़ करते थे, तो हम अभी तक सॉल्यूट जो यूज़ करते थे वो कौन सा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जितना नंबर ऑफ मोल्स हम सॉल्यूट इसमें डालते थे उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट उसमें रहता था। यूरिया का था, ग्लूकोज का था, और फ्रक्टोज, ग्लूकोज, यूरिया, इन सब का आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था। अब इसमें क्या हुआ कि जब हम वांट हाफ फैक्टर इसलिए आया कि जैसे हमने कुछ इसमें मिला दिया सॉल्यूट, और हम देख रहे हैं कि प्योर पानी है, प्योर पानी में हमने सॉल्यूट मिला दिया, उसका हमें m मालूम है, हमें वाटर का वेट मालूम है, मॉलिक्यूलर मास मालूम है, वेट मालूम, हमने क्या मिलाया, अगर आपने बेंजीन मिलाया है, अमोनिया मिलाया है तो उसका वेट आपको मालूम होगा।
ये दोनों मालूम, लेकिन हमारा सलूट जब मिलाने पे आना चाहिए था 105 डिग्री, लेकिन वो कितना आ रहा है अब 115 डिग्री आ रहा है। तो मतलब कि हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत होगी, हमने सलूट का मॉलिक्यूलर वेट कुछ गलत रखा होगा, तभी तो ये कैलकुलेशन गलत आ रही। आना चाहिए था 105, किसके हिसाब से, डेल्टा टीबी के हिसाब से या डेल्टा केएफ के हिसाब से इसकी वैल्यू -5 डिग्री आनी चाहिए, लेकिन अब आ रही -8 डिग्री। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्यों गलत आ रही है सलूट? तो क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इस सॉल्यूशन के अंदर में जाके डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। जब संगुणित हो जाएंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल था तो एक जेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने PQ या हम कह दें AB सलूट डाला, 5 मोल डाला, 5 क्यों 6 कर देते हैं, 6 हमने मोल डाला सलूट, तो हम देखते हैं कि अंदर जाके AB के साथ क्या कर ले रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले रहा है। और जब बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगा तो अब बनेंगे कितने, 3, 2 AB एक साथ जुड़ गए, अब बचे कितना, 3, तो 3 बन गए। तो अब इनका साइज बड़ा हो गया, लेकिन नंबर ऑफ सलूट पार्टिकल्स क्या हो गए, डाउन हो गए, और मॉलिक्यूलर मास इनका चेंज हो गया। अब मॉलिक्यूलर मास यहाँ बढ़ जाएगा, अब पहले AB का था 8, अब इनका कितना हो गया 16, मतलब छोला, हाँ छोला मत खाइएगा आप लोग, तो 8 था अब 16 हो गया यहाँ पे, तो कुछ डिफरेंस आया। ऐसे ही हम कह सकते थे NaCl, जिसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं और खाते भी हैं। तो अब एक NaCl हमने मान लीजिए 5 NaCl इसमें डाले थे, लेकिन वो जाके उसका नेचर क्या है, आयनिक कंपाउंड है, वो जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिजॉल्व हुआ, और डिजॉल्व हुआ तो डिसोसिएट हो गया, और डिजॉल्विंग और डिसोसिएट में बहुत डिफरेंस है। जैसे आपका यूरिया है, ग्लूकोज है, तो ये जाके डिजॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं, लेकिन NaCl है ये जाके क्या हो जाता है, डिसोसिएट, डिजॉल्विंग के साथ साथ डिसोसिएट, तो दोनों में डिफरेंस रखिएगा याद। तो NaCl है, अब एक Na+ में टूट गया, एक Cl- में, अब एक 2 में टूट रहा तो 5 कितने में टूट जाएंगे, 10 में टूट जाएंगे, यहाँ 10 हो गया, तो ये अंतर आ गया। अब इसी अंतर को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, जैसे 105 हमने जब देखा तो ये हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू था, कैलकुलेटेड वैल्यू था कि हमने डेल्टा टीबी से निकाला था इक्वल टू केबी इंटू एम, इसी से तो फार्मूला निकालते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एफ एम, तो यहाँ कैलकुलेटेड वैल्यू। लेकिन ये हमने एक्सपेरिमेंट से हमने एक्सपेरिमेंट किया कि आप देखते हैं इसको बॉयल करके कितना आता है, तो हमारा 115 डिग्री आया। तो हाँ यहाँ पे ये आया वांट हाफ फैक्टर कि जो हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू है उससे जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कितना ज़्यादा है। तो उसी अंतर को, उसी फैक्टर को हम कह सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज इक्वल टू इनटू क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू, कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कितने गुना है, सॉरी जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू कितना ज़्यादा है ऑब्जर्व्ड वैल्यू से, यही है। अब इसको नोट कर लीजिए, ये हमने जनरली बातें बताई, जैसे हम आपको इस तरह समझाते हैं कि वो साइंटिफिक जो डेफिनेशन है उससे हटके आप उसको नॉर्मली या रेगुलर जो हमारे आसपास है उनसे याद कर सकें, तो ये आपको याद हो जाएगा कि हाँ हम कैसे याद कर सकते हैं इनको। तो इतना हम मिटाते हैं, इसके बाद हम चलते हैं इसके फार्मूले की ओर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड इनटू वैल्यू, तो यहाँ पे इनटू करने के लिए हमने आई रख दिया, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू बाई कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक। तो आई इक्वल टू हम कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यही तो कह सकते हैं।
कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कितना था और इलेक्ट्रोलाइट का कितना है, तो इसी को इक्वल में हम क्या कह देंगे, आई कह सकते हैं, आई की वैल्यू। अब जैसे मान लेते NaCl है, अभी क्या करेगा, डिसोसिएट होगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ मान लेते हैं अल्फ़ा है, यहाँ 0 है, तो कुछ समय बाद ये अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा, ये तो हो जाएगा। अब अगर हम i इक्वल टू रखें तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पे है और ये क्या है, इनिशियल कंडीशन है, यहाँ 1 अल्फ़ा है और पहले 0 था इधर, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा और बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 हो गया। मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। और मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं, 2, आई की वैल्यू कितनी है, 2। लेकिन अगर इसी को हम निकालें NaAN में, यहाँ 1 था, यहाँ 0, मतलब यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा हो गया, यहाँ N अल्फ़ा हो गया, यही तो हो गया। तो अगर हम इसको आई की वैल्यू निकालेंगे तो आफ्टर डिसोसिएशन कंडीशन क्या, N अल्फ़ा बना है, 1 माइनस अल्फ़ा बना, दोनों को हम लेंगे आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर हम क्या है, डिजॉल्विंग में, कि संगुणित हो रहे हैं, कि टूट रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस अल्फ़ा N अल्फ़ा बाई 1। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आई माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, सॉरी, अल्फ़ा N माइनस 1। अब इसी को हम आई की कंडीशन में रखें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई माइनस 1 बाई N माइनस 1, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ डिसोसिएशन कितना आ रहा था, 2, 1 से 2 हो गए, तो हम ये कह सकते हैं आई इज ग्रेटर देन 1। तो क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, डिसोसिएटेड, और जब डिसोसिएट होंगे तो मोलर मास क्या हो जाएगा, इनका डाउन हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ इनका वैल्यू बढ़ रहा है जबकि मोलर मास डाउन हो जा रहा है, तो मोलर मास डाउन हो जा रहा है। और अगर हम दूसरी कंडीशन करें कि एक ऐसा जरूरी नहीं है आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आए या जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाए, ऐसा कभी कभी होता है कि वो 110 से 105 पे चला है, जैसे हमने तभी बताया था कि हमने कुछ सलूड मिला दिया, वो वैल्यू 110 चली गई, लेकिन जो हमारी ये कैलकुलेटिव वैल्यू 110 डिग्री सेल्सियस थी, लेकिन जब हमने ऑब्जर्व देखा तो 105 ही हो गया। तो ऐसी कंडीशन में वो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं। तो जब एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड में बेंजीन डाल दिया जाए, बेंजोइक एसिड में बेंजीन डाल दिया जाए तो वो एसोसिएट हो जाते हैं मॉलिक्यूल। तो उनके फार्मूले क्या हो सकते हैं ये देख लेते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे मान लेते हैं Na कोई मॉलिक्यूल है, वो जाके क्या हो जा रहा है, एसोसिएट हो जा रहा है, तो A बाई हम N कर दें, एसोसिएट हो गया मतलब जाके डाइमर बना लिया, ट्राइमर बना लिया, टेट्रा हो गया, ठीक, एसोसिएट हो गया। तो एसोसिएट होने की कंडीशन में ये 1 था और यहाँ पे 0 था, तो यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा बाई N हो गया, उसका आधा हो जा रहा है। तब I की वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो I की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा बाई N, ये तो हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा हमारा I माइनस 1 बाई N माइनस 1, ये आ जाएगी आपकी अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज लेस देन 1, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड हो जाएंगे, मॉलिक्यूल क्या हो गया, एसोसिएट हो गया, एसोसिएट हो गए तो इनका मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि इनका मोलर मास डाउन हो गया था। अगर एसोसिएट हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यही हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सल्यूट डाला था तो वो हमारा कैलकुलेटिव वैल्यू जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से आना था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वो 110 आना था। लेकिन जब हमने उसको इलेक्ट्रोलाइट मान लिया और उसकी ऑब्जर्व वैल्यू निकाली, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ऑब्जर्व वैल्यू और ये कैलकुलेटिव वैल्यू, तो हमने जब निकाला तो 105 आ गया। तो ये लेस हो गया कि नहीं, और यहाँ ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक, ग्रेटर देन 1 हो गया। इतना आप सब लोग समझ गए। अब ये जानते हैं हम लोग कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 मोलर मास के। तो हम ये कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट जो I की वैल्यू होती है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू मोलर मास के अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास, और इक्वल टू क्या लिख देंगे हम I। इतना नोट करिए आप लोग। देखिए अब ये एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट को कि वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो I की वैल्यू इनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बट इन मोलर मास कंडीशन कैलकुलेटेड मोलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। चलिए हमें लगता है इसके हिसाब से अगर अल्फा बराबर 1 रख दें तब क्या हो जाएगा कि कैलकुलेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तीनों वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, ये सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब अल्फा से हमें क्या पता चला, देखिए सॉरी आई से हमें क्या पता चला, यहाँ हमने अल्फा रख दिया है, यहाँ पे आपका सारे जगह आई होगा, या हाँ बाकी हमने सही रखा था, यहाँ पे आई होगा। ठीक, अब हमें ये पता चल गया, अब आई की वैल्यू पता चल गई, तो जैसे हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालते हैं किसी का, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं रिलेटिव लोडिंग इन अ वेपर प्रेशर किसके इक्वल करता था, उसके मूल प्रभाज के, या जीटा है जीटा भी। अगर हम कहें डेल्टा टी वी इक्वल टू किसके होता था, तो टी एफ के एफ के बी इंटू एम के। अगर हम डेल्टा टी एफ बात करते थे तो डेल्टा के एफ इंटू एम हो जाता था। अगर हम पाई की बात करते थे तो सी आर टी या एन आर टी हो जाता था, कंसंट्रेशन हो जाता था उसका। तो हम क्या कर देंगे कि जब इनके मान निकालें और हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता चले, तो हमने क्या कहा था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इक्वल टू कैलकुलेटेड वैल्यू इनटू आई। तो हमें अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता करनी है तो सब में क्या कर दें, इनटू आई मल्टीप्लाई कर दें। तो अब ये कंडीशन हो गई नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है, ग्रेटर, बट आई की वैल्यू इज इक्वल टू है ना, देन दे सबस्टेंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यूरिया, ग्लूकोज हो गया, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बस हमें उसे में क्या करना है, मल्टीप्लाई आई कर देना। फार्मूला आपका ये है, एक फार्मूला ये है,
कि जिससे आप निकाल सकते हो। अब हम इसके कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% एट 270 डिग्री सेल्सियस हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर हमसे पूछ रहा है, तो हमें दी गई है किसकी, अल्फा की वैल्यू। अगर एक अल्फा है, मान लेते हैं एक कोई चीज़ है, तो वो कह रहा है 90% डिसोसिएट, मतलब 0.9% क्या हो जाएगा डिसोसिएट। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9%। हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू I माइनस वन बाई एन माइनस वन। तो अल्फा की वैल्यू रख दें 0.9 इक्वल टू आई हमें फाइंड करना है I माइनस वन। एन कितना है, तो NaCl कितने में टूट जाएगा, 2 में टूट जाएगा, तो 2 माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.9 आ जाएगा। अब ये हमारा 1.9 आ गया। अब इसको हम किस में रख दें, पाई इक्वल टू कह रहा है CRT इंटू आई। हमें क्या ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, तो C की वैल्यू हमें कितनी दी गई, कंसंट्रेशन 0.02 इंटू हमें R कितना है, R तो आपको मालूम है 8.821 इंटू टेम्परेचर 27 को कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में, तो 300 इंटू 1.9, तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 0.094 बार। ये आपका आ गया पहले का आंसर। इस तरह हम क्वेश्चन लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.2 मोलर सोल्यूशन आपकी Cl फ्रीजेस एट इतने डिग्री सेल्सियस इफ Kf फॉर H2O इज 1.86 द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl। मतलब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछा, तो हमें पहले I की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो डेल्टा TF हमारा हो जाएगा KF इंटू M इंटू आई। तो I कितना दिया गया है, I हमें फाइंड करना है, तो TF कितना दिया गया हमें 0.68 इंटू KF कितना दिया गया है 1.86 इंटू M कितना दिया गया 0.2, तो इंटू I, तो I की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.83, ये आपकी I की वैल्यू। अब I की वैल्यू अल्फा में रख देते हैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा I माइनस वन माइनस एन बाई वन। तो I की वैल्यू 1.83 माइनस वन, एन 2 माइनस वन, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 83, और इसको हम 0.83 आ जाएगी, तो इसको हम परसेंटेज में लाएंगे तो हमारा आ जाएगा 83%। ये आपका हो गया आंसर। तो इसी तरह आप सवाल को लगा सकते हो, बहुत आसान था। सॉल्यूशन का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर आएगा नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।